हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सब। मैं आप सभी के लिए जो है एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। उर्दू का यानी दरख्सा दोम जो आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कटी हुई शाख। जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कटी हुई शाख यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपके जो है दरख्सा दोम का ये चौथा चैप्टर है। कौन सा बाबू चैप्टर है? चौथा चैप्टर। ठीक है, इसको मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और जितने भी यानी कि आप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन सभी को मैं बाकायदे बोर्ड पर लिखकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और मैं आपको मालूम है मैं बुक से पढ़ाता भी हूँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो बगैर देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो बहुत बच्चे को बुरा लग जाता है। कहते हैं सर आप बहुत बोर करते हैं। एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था सर बहुत आप बोर करते हैं, बताइए। मैं इतना बेसिकली क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाने के बाद बुक से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं ना, उन सभी को बोर्ड पर लिख के बताता हूँ, जिससे कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। मैं ये चाहता हूँ, तो बच्चे का मैं चाहता हूँ फ़ायदा हो। बच्चा को लगता है मैं बोर कर रहा हूँ। अगर मैं कहानी समझा दूँ तो क्या सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, उन सभी को पढ़ाऊँ। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ाइए, है ना। ज़रूर आप कहिएगा, ठीक है। नहीं तो जैसे अगर कहानी के माध्यम से समझना चाहते तो मैं उस तरीके से भी समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बुक को पढ़ाऊँ ये बोलिए, या मैं कहानी के माध्यम से समझाऊँ, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक है बाबू। क्योंकि मैं आपको जो है ये चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चौथा चैप्टर, ठीक है। ये जो है चौथा चैप्टर आपका है, ठीक है, उर्दू का। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसमें आपका जो है पढ़ाने के बाद अगर मैं किसी चैप्टर को पढ़ाता हूँ उर्दू से या किसी भी चैप्टर से, तो उसके बाद मैं आपका VVI ऑब्जेक्टिव यानी टेस्ट लेता हूँ, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके बुक से ही जो लघु उत्तरीय होते हैं सवाल, यानी कि तवील सवाल, मुख्तसर सवाल, ठीक है, उन सभी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी कराता हूँ, समझे। उसके बाद मैं आपको PDF भेज देता हूँ, जिससे आपका बेहतरीन तैयारी हो सके और आप अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये चौथा चैप्टर है कटी हुई शाख, ठीक है, जिसके मुसन्निफ निगार है, यानी कि मुसन्निफ मतलब राइटर, लेखक, ठीक है। मुसन्निफ है कमर जहाँ, डॉक्टर कमर जहाँ। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ मुसन्निफ जो है कमर जहाँ है, कमर जहाँ, ठीक है। मुसन्निफ जो है कमर जहाँ कर लीजिए या डॉक्टर कमर जहाँ, दोनों नाम एक ही है, ठीक है। तो मुसन्निफ जो है इसे कौन है? मुसन्निफ कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है? कमर जहाँ, यानी मुसन्निफ मतलब लेखक, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। तो हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने और 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं बारीकी से। मैं बुक ले लेता हूँ, ठीक है, और बारीकी से सबको समझते हैं, ठीक है। कैसा कि मतलब ये चैप्टर है इतना कहानी के लायक है या नहीं, मतलब जो होता है बोरिंग फील होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त है, आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से इसको फिल्म देखते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए मैं बुक ले लेता हूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं कमर जहाँ के चैप्टर, इसको मैं कभी मस्त समझाने वाला हूँ और जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना, उन सभी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप पहले समझ गए ना, इन सभी को मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तो मैं पढ़ता हूँ कमर जहाँ के बारे में, ठीक है। कमर जहाँ की जो लिखी हुई किताब चैप्टर है, यानी कमर जहाँ की जो जेर निसाब लिखी हुई है आपके दरख्सा दोम में, वो कौन है? कटी हुई शाख, याद रखिएगा। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको इस तरीके से कि बताइए कमर जहाँ की कौन सी जेर निसाब आपके में शामिल है। तो जेर निसाब मतलब आपकी किताब में उनकी चैप्टर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी है? कटी हुई शाख। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है बाबू, ठीक है। और दूसरे तरीके से घुमा के कैसे पूछते हैं, बताइए कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है? कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है? तो ये उल्टा कौन हो जाएगा, यानी कि कमर जहाँ, लेखक का पूछ रहा है, ठीक है। ये अफसाना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अफसाना कटी हुई शाख के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको लिखने वाले कमर जहाँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको, मज़ा आ जाएगा भाई, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई, जो कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू में क्या होता है बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, जो लेखक के बारे में आता है, ठीक है, राइटर के बारे में, यानी मुसन्निफ के बारे में, ठीक है। ऐसे मैंने लिख रखा है, बताइए यहाँ पे देखिए आप लोग, कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में समस्तीपुर जिला के मर्दम, यहाँ पे देख लीजिए, मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि बताइए कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो भाई 1900, यहाँ पे अगर ऑप्शन में न रहे तकरीबन तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, ऑप्शन में न रहे तकरीबन तो आप सीधे कीजिए 1951 से 52 रहे तो 1951 से 52 मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, वो मतलब दिक्कत नहीं लेना है। बहुत क्वेश्चन में हो सकता है उसमें दे दे 1951 दे दे और बाकी 1940 1950 दे दे ऑप्शन में, तो आप 1951 या 1952 को मारिएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 1951 से 52 दोनों रहेंगे साथ में, ठीक है बाबू, ठीक। और कहाँ हुए पैदा, तो देख लीजिए जिला कौन है, तो जिला जो है समस्तीपुर जिला के, समस्तीपुर जिला के यानी समस्तीपुर में है इनका जिला के मर्दम खेज गाँव बुजुर्ग द्वार में हो, यानी कि इनका जो है कमर जहाँ का जो जिला है समस्तीपुर है, ठीक है, समस्तीपुर जिला के जो है मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हो, यानी मर्दम खेज गांव जो है बुजुर्ग द्वार में वो पैदा हुई, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, याद ही करना है आपको जो मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन सेम अनुसार आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी गांव को उनका आबाई वतन समझा जाता है, पूछा जाएगा कि कमर जहां का आबाई वतन कौन है, तो कौन है बाबू, तो कमर जहां का आबाई वतन भी जो है मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार ही है, ठीक है, उनका आबाई वतन है, ठीक है, यानी जिला समस्तीपुर जो है वो जिला समस्तीपुर और गाँव जो है मर्दम खेज, याद रखिएगा, बुजुर्ग द्वार, यही उनका आबाई वतन है। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था और कमर जहां के वालिद का नाम यानी अब्बू का नाम जो है सैयद अताउल हक था। ये एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम था, तो देखिए वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, याद रखिएगा, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या नाम था बाबू, सैयद अताउल हक था। किसके बाबू, अब्बू का नाम, वालिद का नाम तो डॉक्टर कमर जहां या कमर जहां, दोनों तरीके से रहेगा, डॉक्टर भी लगा रहेगा और कमर जहां भी रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है डॉक्टर कमर जहां और कमर जहां, यही दोनों क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा, याद रखिएगा। पूछेगा डॉक्टर कमर जहां की क्या कब पैदाइश हुई या कमर जहां की कब पैदाइश हुई, दोनों नाम एक ही है, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, ठीक है, यानी इनके ख़ानदान जो इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे पढ़ाई लिखाई में। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए, रिवायती मतलब शुरुआती जो भी हुए उन्होंने पढ़ाई हासिल करने के बाद पटना चले आए, ठीक है, और जहां पटना आ गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। पूछा जा सकता है कि बताइए कि डॉक्टर कमर जहां ने किस यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर कमर जहां ने किस यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया, तो किस यूनिवर्सिटी से, तो आपको बताना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है बाबू। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, पटना हाँ चलिए पटना यूनिवर्सिटी है ना बाबू, देख लेता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है उर्दू में MA और PhD किया, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा। और ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए इन्होंने डॉक्टर कमर जहां ने उर्दू में MA और PhD कहाँ से किया, तो पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पूछ सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA और MA के साथ क्या किया, तो PhD भी किया था, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाता हूँ और आपको दिख रहा है ना साहब, सबको दिक्कत है ना बाबू, कोई दिक्कत आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि सर आपको आपकी क्लास तो बोरिंग लग रही है, इस तरीके से लग रही है, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट लगता है कि सर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग क्लास लग रही है। बताइए, मैं बच्चे को एकदम डाउट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, यानी एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिससे उसको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, है ना।
इसलिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप का याद रखिएगा, और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। चलिए, तो मैंने क्या बताया, हाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। बताइए डॉक्टर कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू कब किया, या कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू कब किया। तो कब से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया, तो 1966 ईस्वी से, ठीक है 1966 ईस्वी से जो है डॉक्टर कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू किया था, याद रखिएगा बाबू, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, और इन्होंने जो पहली कहानी लिखा है कमर जहां ने, वो जुनून वफा मैंने लिख रखा होगा। कमर जहां की पहली कहानी जो जुनून वफा है, जो कब शाई हुआ, यानी छपाई कब हुआ, यानी इनकी जो महानुमा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में अशारत पजीर हुई, यानी कि जो है इनकी पहली कहानी पूछा जाएगा कि बताइए कमर जहां या डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी जो है का नाम क्या है, जुनून वफा है। पहली कहानी जुनून वफा है कब आशायत की, तो देख लीजिए आप लोग कब की, जो महानुमा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में आशात की, ठीक है, याद रखिएगा बाबू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किया। पूछेगा कि बताइए कि कमर जहां ने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया, किस कॉलेज से किया, पूछा जाएगा आपसे। तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, सुंदरवती महिला कॉलेज में लिख दूं, सुंदरवती महिला कॉलेज से इन्होंने अपनी जो है तदरीसी करियर का आगाज़ किया। सुंदरवती यहाँ पे मैंने लिख लिया सुंदरवती बाबू, ठीक है, सुंदरवती महिला कॉलेज है ना, महिला कॉलेज, ठीक है बाबू। सुंदरवती महिला कॉलेज से इन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया। कौन, डॉक्टर कमर जहां, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर सुबह उर्दू तक के ओहदे को संभाला, और इन्होंने काफ़ी तरक्की की, आगे ये बढ़े। तो उसके बाद कहाँ चले गए हैं, ये तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर सुबह उर्दू तक को संभाला, यहीं से, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शायद होकर मंजर आम पर आ चुके हैं, ठीक है। इन्हें मुतअद्दिद तनकीदी एक किताब है, इन्होंने तनकीदी की किताबें भी लिखी है। तनकीदी की किताब है उनके तदरीसी खिदमात व तसनीफ़ मसरूफियात एक साथ ही जारी है। इनकी देखिए तदरीसी खिदमात व तसनीफ़ी, देखिए तदरीसी खिदमात जो है इनकी तनकीद की किताब, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि बताइए डॉक्टर कमर जहां की तनकीदी की किताब कौन है, तो आप बताइएगा तदरीसी खिदमात, ठीक है, एक किताब के। दूसरा है तसनीफ़ी मसरूफियात, ठीक है, और एक जो किताब है एक साथ, ठीक है, एक साथ इनकी किताब है जो जारी है, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी ये 3 की तदरीसी की किताब है तनकीद की। आगे बढ़ते हैं। कमर जहां की तसानीफ़ में 3 अफसाने मजमूए हैं, यानी कमर जहां ने 3 अफसाने मजमूए को लिखा है, यानी कहानी को लिखा है, ठीक है। जो अफसाने मजमूआ कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहा गया भाई, हाँ, पहला अफसाना मजमूआ है चारागर। क्या है बाबू, चारागर, जो 1983 ईस्वी में शाई हुआ, ठीक है। पहला उनका जो अफसाना मजमूआ कौन है बाबू, चारागर, उनका पहला अफसाना मजमूआ कमर जहां का, जो 1983 में शाई हुआ। और दूसरा जो अफसाना इनका मजमूआ है अजनबी चेहरे। कौन सा बाबू, अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाई हुआ था, ठीक है। इनका दूसरा किताब है अफसाना का, ठीक है, अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाई हुआ। और तीसरा है यादनगर, ठीक है, जो जारी है अभी, ठीक है। ठीक है, 3 अफसाने मजमूए याद आपको करना है। देख लीजिए सभी का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, आपके किताब में सारा का सारा, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते फिर। यही चीज़ तो अहम है। अगर आपने बस कमर जहां के बारे में ये याद कर ली कि उनकी पैदाश कब हुई, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, ठीक है, और ये किताब कौन है, उन्होंने किस कॉलेज में पढ़ा, उनके वालिद का क्या नाम है, उनकी वफ़ात कब हुई, बस अगर ये आपने याद कर लिया इनके बारे में, तो वैसे ही आपको एक भी ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। क्योंकि अगर आपने किताब उसके बारे में पूरा याद ही कर लिया है ना, तो कहीं से भी आपसे घुमा फिरा के पूछे ना ऑब्जेक्टिव, तो ईजिली आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बाबू। यहाँ तक
क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है बाबू, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा पसीना वगैरह भी आ रहा है और कीड़ा वगैरह भी उड़ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैंने आपको बता दिया। और एक अफसाने मजमू याद में जो जेर अशात है, ठीक है। अख्तरी शेरानी की जिनसी अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी मायार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी तहक़ीक़ व तदवीन कलाम और हर्फ आगही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ है। कलमी सफ़र अभी जारी है। यानी इनकी जो अख्तर शेरानी उसके ये 3 अफसाने के मजमू है, ठीक है। ये और उसके बाद अख्तर शेरानी वगैरह हो गया, जिनसी व रूमानी शायरी, ये इनकी जितनी भी किताबें नहीं, ये तनक़ीदी किताबें जो जारी है, चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कमर जहाँ के बारे में पढ़ा कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, और यानी हमने पढ़ा कि उनके वालिद का क्या नाम था और उन्होंने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और उनका पढ़ाई होने के बाद कहाँ उन्होंने नौकरी की, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो किताब है तनक़ीद की किताब, उसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद हमने उनके जो अफसानी किताब के मजमून है यानी तसानीफ़ को उन्होंने लिख रखा है, 3 किताबें के नाम याद रखिएगा अफसानी मजमून के, ठीक है। उसको आप लोग जाना। और हम लोग फिर इस तरीके से उनकी वफ़ात वगैरह नहीं दी हुए हैं, तो उन सभी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आप लोग। तो हम लोग इतना तक समझ गए। अब हम लोग जो है जो कटी हुई शाख है असल में इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। लेकिन ज़्यादा अहम ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, ठीक है बाबू, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है हमारे लिए। यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता। ज़्यादातर जो है जो लेखक जो होता है मुसन्निफ जो होते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है लेखक के बारे में, ठीक है, उनकी पैदाइश के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, वही सब आते हैं। बाकी अदर जो चैप्टर से बहुत कम आते हैं, याद रखिएगा। तो हम कमर जहाँ के जो उन्होंने लिख रखा है उस चैप्टर, ठीक है, उसकी जो जेर निशान हमारे में सामने उसका पढ़ते हैं। देख लीजिए, कटी हुई शाख पढ़ते हैं। कितने साल बाद वह अपने वतन वापस आया था। हर चीज़ नई नई और कदर अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बाद अब वह खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर इसी अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पनहा था। वह देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा था। यानी कि इसमें एक जो शख्स है वो बहुत दिनों के बाद जो है अपने वतन जो है वापस आता है, यानी कि गया रहता है बाहर घूमने के लिए, यानी देश से बाहर गया रहता है, आउट ऑफ जो है कंट्री है ना, दूसरे देश में यानी विदेश में, ठीक है। तो वहाँ से वह अपने वतन वापस आता है तो उसको अजीब सा लगने लगता है अपना ही जो शहर वगैरह है, ठीक है। क्या वह सच में अजनबी हो गया है? शक्ल व सबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में वह बदल गया है, लेकिन इसका बातिन अंदरून में एक अजब तोड़ फोड़ मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? बार बार उसका जहन किसी एक सवाल के गर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा है, ठीक है। यानी उसके अंदर ये बात घूम रही है कि मेरा जो शहर वगैरह एकदम अनजान लग रहा है, क्या वाकई में मेरा जो शहर एकदम मेरे लिए अजनबी है, यानी मैं इसके लिए अजनबी हूँ, है ना। तो देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो इसमें जो भी अहम जो आपके एग्जाम में आ सकता है उन सभी को मैं डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं पढ़ लेता हूँ, जो भी समझाने के लायक होगा उसको समझाऊंगा। लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बार बार हाँ, आखिर वो इतना अच्छी सरजमीन और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक गया? क्या आप सच में इसकी हैसियत यहाँ इस टूटी हुई साख की सी है जो दरख्त से अलहदा हो चुकी है? यानी लग रहा है कि जो मैं इतने दिनों तक जो यहाँ से गया, क्यों गया मैं, इसलिए मुझे जो आने के बाद मुझे अजनबी सा लग रहा है, यानी टूटी हुई यानी कि दरख्त की तरह मुझे मालूम हो रहा है यहाँ आने के बाद, ठीक है। एक अजनबी व्यक्ति, ठीक है, इंसान। आगे पढ़ते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झटका दिया। बड़े से आंगन में आम और शरीफे के पेड़ इस तरह झूम रहे हैं। बड़े से पूछेगा कि बताइए, कटी हुई शाख में जो है एक अजनबी आदमी तो उसके घर में क्या चीज़ के पेड़ थे? तो आप बताइएगा शरीफे के पेड़, क्या शरीफे के
पैर इस तरह झूम रहे हैं। यानी क्या चीज़ के पैर थे? एक अजनबी जो कटी हुई शाख में जो है आपके में, उसके घर में क्या चीज़ के पैर मतलब झूम रहे थे? तो शरीफे के पैर। क्या चीज़ बाबू? शरीफे के पैर। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसकी बूढ़ी नहीफ जा बालबुमा सामने के पलंग पर परी खांस रही है और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी होते हुए लखते जिगर के मलूल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। यानी कि वहाँ पे जो पेड़ का दरख्त चल रहा है, झूम रहा है, और वहीं पे उसकी बूढ़ी माँ जो है लेटी हुई है और अपने बेटे को देख के मालूम कर रही है क्या मेरा ही बेटा है, ठीक है, और पहचानने की कोशिश कर रही है। उसके देगर अजीज वकारीब भी मौजूद हैं। सब कुछ तो है यहाँ इसका मनहदम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीज वकारीब, मगर वह खुद यहाँ का नहीं रहा। यानी कि सब उनको अब जो है अजीब निगाहों से देख रहे हैं। यानी बहुत दिनों के बाद आएंगे तो कोई किसी को पहचानता है? नहीं पहचानता ना जल्दी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया था। वक्त के एक लंबे सफ़र ने उसे खुद उसके घर में ही बेगाना बना दिया। अब उसकी माँ भी तो बूढ़ी हो चुकी थी, आँख वगैरह भी कमज़ोर हो चुका था, तो अब देख रही थी ना, थोड़ा अजीब सा उनको लग रहा था। इस पर गैरियत की महर इस तरह सबत हो चुकी है कि उसे अपने के बर्ताव में भी तस्नी की झलक नज़र आ रही है। वह इस मसनवी ज़िंदगी से उकता रहा है। उसे तलाश अपने आप की, उसे अपने पन की, जिसे बरसों पहले वह खुद इस दहलीज पर छोड़ गया था। अपनापन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस बात को उन्हें पहले तो कभी महसूस नहीं किया, लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहानी रूप बना के वह हर आशाइश को लम्हों में भूल गया। यानी कि उसे ज़िंदगी यहाँ से जब गया ना, तो मैं कहानी में आगे और बताऊंगा, लिखा हुआ है अच्छे से, मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। किसी दोस्त ने बोला चलने के लिए तो चला गया था, ठीक है, और अब आया तो उसे एकदम अजीब लग रहा है ना, हर एक चीज़ अब मतलब बेगाना लग रहा है, उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है जल्दी से। इसे वह दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैरबाद कहा कर एक अनदेखी दुनिया की तरफ परवाज़ कर रहा था। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहें, बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियाँ इसलिए हासिल की है कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? उसने बदीशी दोस्त के इस मशवरे का परजोश इस्तकबाल किया और उस दिन वह बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। यानी एक दोस्त बोल रहा था, भाई इतना पढ़ लिख कर भाई तुम बस यहीं रहने के लिए आए हो, या इधर से उधर बवाने के लिए आए हो, या काम करने के लिए आए हो, आप जो है बहुत बड़े काम के लिए हो, आप अच्छे खासा इनकम कर सकते हो, कमा सकते हो। तो उन्हीं के जो है बातों पर आके उन्हें बहुत खुशी हुई और बातों में आके उन्होंने सब वगैरह बना लिया, वीज़ा वगैरह अदर देश जाने के लिए। और जब उनका वीज़ा आया तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश था। हाँ, वह इस मंजर को भी नहीं भूला है जब वह एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और वह नरम हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। अचानक ज़िंदगी कितनी सबक रफ्तार को मिल और प्रकशिश बन गई थी। ज़िंदगी का सारा बुझलपन न जाने कहाँ खो गया था। जहाज़ के उड़ान भरते ही वसा तो आसमानों के सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। यानी जब गया ना वो मतलब यानी एयरपोर्ट पे, तो उसे अजीब सा लग रहा था, वो सारा चीज़ भूल भाल गया था। और जब उड़ान जब जहाज़ बढ़ा तो उसके मन में आ रहा था काश, एकदम अजीब ख्याल आ रहे थे कि स्क्रीन पर्दे की तरह, काश मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इस तरीके से बहुत सारा जहन में उसके चल रहा था दिमाग में। अपनी नहीफ व नातवा माँ बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे ज़रा गम नहीं था। और उन्होंने अपने जो उसकी माँ थी उसकी माँ बीमार थी, उसको छोड़ के भी चला गया था, उसका भी उसको ज़रा गम नहीं था। ठीक है, एक अजनबी इंसान को बचपन के दोस्त सब सुना सा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ
जैसे वह कैद खाने से निकलकर खुली फ़िज़ा में कलीले भरने लगा है। यानी अब उससे महसूस हो रहा है कि मैं वहाँ जो बंद जहाँ था ना, वहाँ वो एकदम अच्छा नहीं था, मैं कैद खाना में था, अब वहाँ से निकल के जा रहा हूँ तो अब खुली फ़िज़ा है, एकदम ऐश वाली ज़िंदगी आएगी, मज़े वाले, उसे मन लग रहा है। देखिए आगे, खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाना की प्लेट सजाए आए तो उसे लगा जैसे वह जन्नत की हूर है। अब जब होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति जब एयरपोर्ट पे जाता है, जहाज़ में, यानी एयरपोर्ट से जब जहाज़ उड़ान भरती है तो वहाँ पे एयर होस्टेस रहती है जो खाना परोसने के लिए आती है। तो लड़की आई तो अब अजनबी इंसान को लगा क्या कि ये मेरे लिए जो आई है हूर की परी आई है मेरे देखभाल के लिए, यानी कितनी खूबसूरत थी। इसको बहुत मज़ा आ रहा था अजनबी इंसान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मन वसुलवा के साथ उसके मेज़बानी कर रही थी, यानी कि उसका मेज़बानी कर रही थी, इस्तकबाल कर रही थी, देख रेख, उसने उनकी दस्ते नाज़नीन से प्लेट लेते हुए कनखुए से उन्हें देखा, कनखियों से देखा। एयर होस्टेस ने दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? यानी कि उन्होंने जब जा रही थी तो अपनी कनखियों से देखा और जब देखा तो वो मुस्कुरा के बोली, मुस्कुरा कर एयर होस्टेस जो लड़की होती है, ये आपको और भी कुछ चाहिए? तो उसको और भी प्यारा लगा। आगे बढ़ते हैं। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, हाँ, और फिर खुद ही अपनी इस बौखलाहट पर बड़ी तरह झिनप गया। यानी उसे कह रहा था हाँ चाहिए, हाँ चाहिए, यानी हाँ ना कर रहा था, उसे अजीब तरह से कर रहा था। इसके दिल में लम्हा भर उस दिलनवाज मुस्कुराहट पर गुदगुदी होती रही, लेकिन फिर उस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वजह हो गई थी जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी इसी दिलनवाज मुस्कुराहट के अवा तो ये अदाएँ जलवा आम हैं जिनको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। अपनी शख्सियत का सेहरा उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का ये हिस्सा भी कैसा पर फरेब होता है, यानी कि उसे लगा कि ये अब जो है इसके लिए उन्होंने कभी मुलाकात हुआ ना तो उन्होंने काफ़ी लंबा सोच रखा था, अब इससे शादी वगैरह करना, ये मेरे लिए आई है, हूर की परी एकदम खूबसूरत है, यानी इतना ख्याल वगैरह जो है उस अजनबी व्यक्ति ने उसे होस्टेस के बारे में सोच रखा था। लेकिन जब अगल बगल में एक बूढ़े पैसेंजर थे बगल में उसके, तब उनके पास गया ना तो जिस तरीके से उनकी खातिर वातिर कर रहे थे तो उनका भी उसी तरीके से खातिर वातिर किया। तब मान चला ओह मैं किसके बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में क्या सोच रहा था, वो निकली तो मतलब सबके लिए बराबर, यानी उसके लिए उन्हें ख्वाब सजा रखे थे, शादी ब्याह करना है इस तरीके से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मिनटों में आसमान पर और मिनटों में ज़मीन पर झूठ क्या है और सच क्या, इस बात की तमीज़ इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है। उसकी आंखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वह हर साये को बस इसी ऐनक से देख रहा था। ठीक है, विदेश पहुंचकर, विदेश जो हम लोग विदेश नहीं कहते हैं तो विदेश यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू में, विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वह एक जादुई दुनिया में खोया रहा। गर्दो पेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे गुजर जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। उसे मामूली बन गया था कि घर से बाहर कदम निकलते वक्त पहले वो अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ करता कि वह पहले से चमक वापस, ऐसा लगता जैसे कोई वापस आ जाए, मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ़ होने के बजाय मैला ही हो जा रहा था। इन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ छना के साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियाँ अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही है। एक अजीब सी बेचैनी का मशकन बन गया था उसका दिल व दिमाग, यानी इस तरीके से उनके ख्यालात वगैरह आए। कभी कभी अपने वजूद को पंडोलम की तरह झोलता महसूस करता, लामहदूद फ़ज़ाओं में मुअल्लिक़ ज़मीन से मनक़ता और आसमान से दूर।
या इलाही, ये कैसा जहाँ है, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत है, लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। अंदर जाता है तो उसे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको अपने जो दिल में होता है पूरा ख्याल रहता है, जिसको भी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में जी रहा है, वो अक्सर गौर व फिक्र में डूबा रहता। क्या कल के एतबार के बगैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके अंदर से कोई चीज़ उभरती। वक्त माजी, हाल और मुस्तक़बिल से इबारत है। तुम इसे सिर्फ़ हाल से ताबीर नहीं कर सकते। उसे हैरत हुई इन हम वतनों पर जो सिर्फ़ हाल के शायर ज़िंदा थे। वह अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता। यानी कि वो चला जाता है तो उसे क्या क्या फ़ील होता है, वही मैं बता रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से, करीबी दोस्त है अजनबी, एक पूछेगा कि बताइए जो कटे हुए शायक में जो एक अजनबी इंसान है उसके दोस्त का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसके अजनबी दोस्त का नाम? असद है। क्या है? असद, याद रखिएगा, असद है। ठीक है, अजनबी दोस्त का नाम। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। असद से दरियाफ्त किया जो खुद उनकी कंपनी में मुलाजिम था, यानी मुलाजिम मतलब नौकरी करता था। यार असद, यहाँ के लोग क्या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? उनका हाल तो यकीनन जो खूबसूरत है, मगर मुस्तक़बिल का कोई भरोसा नहीं। मुस्तक़बिल मतलब आने वाला वक्त, फ्यूचर जिसको टेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो बोलते हैं आने वाले ज़माने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इस बेएतबारी के साथ कोई हसास शख्स खुश रह सकता है? असद ने गौर करते हुए कहा, यार तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो। यहाँ के लोग शायद इतने हसास नहीं होते हैं। कैसा मशीनी अहद में रहते हैं, ये भी रोबोट हो गए हैं। उसने मुस्कुराते हुए तंज किया। मुमकिन है, असद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नहीं यार असद, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज के ओहदे का इंसान कुछ ज़्यादा ही हसास हो गया है। माहौल की सर्द महरी ने उसके अंदर की आग को कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया है। यह सब तुम्हारा वहम है, अपना मसला तो सिर्फ़ पेट की आग है। असद की मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी, जिसे बड़े सलीके से वो छिपा रहा था, है ना। अब बाहर कोई भी इंसान निकलता किस लिए कि घर वगैरह चलेगा, घर बनाएंगे जाएंगे तो, है ना। ये मतलब अपने घर को कौन छोड़ के जाना चाहता? कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी होती है इसलिए हो जाता है। उसे अक्सर अपने जैसे दूसरे साथियों की ज़िंदगी पर मलाल होता, वो जो सारा दिन कड़ी मेहनत करते और जब गई रात बिस्तर पर लौटते तो बीवी बच्चे सबको सोया हुआ पाते। फिर अली सुबह सारी कायनात को सोया हुआ ही छोड़कर अपने कामों में चले जाते। उनमें अक्सर तो हफ्तों अपने बच्चों से जी भर बात भी नहीं कर पाते। बीवी का मुस्कान क्या मनोयत रखती है, इस बात का एहसास भी खोते जा रहे थे। गोया उनकी ज़िंदगी कोई शयाल मादा हो जो मशीन में ढल गई हो और तेज़ी चलती हुई मशीन की घर के साथ अंदर का हर लतीफ़ एहसास भी ज़ाइल हो चुका हो। वह जेरे लब कराहता, यानी कि जो इंसान बाहर चला जाता है तो घर में अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो हफ्तों में सुबह में जब होती है तो सुबह में ही सवेरे चला जाते हैं और रात को आते हैं। तो घर में उनके जो है बाहर विदेश में गया तो घर में फ़ोन करते हैं तो क्या बीवी जगी है या सोई है, उन सभी से बात भी अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, इतना काम मशगूल हो गया और कभी काम ज़्यादा पड़ आ जाता है कंपनी वगैरह में तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उस समय। क्या ज़िंदगी के सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती? क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती है? बाहर आकर वह भी यकीनन अच्छी गज़ा खा रहा था, अच्छी खासी रकम जमा कर रहा था। फ्रीज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन कार, वेल फर्निश्ड मकान, सब कुछ कम ही मुद्दत में उसने हासिल कर लिया था। लेकिन अक्सर रातें उसकी फॉर्म की आरामदाह मशहरी पर करवटें बदलते ही गुजर जाते। जब भी कभी घर से उसकी माँ या किसी अपने पराये का ख़त आता तो वह हफ्तों तक मुजमहिल सा रहता। बूढ़े बाप की इंतकाल की खबर मिली तो वह जी भर के रो भी नहीं सका। माँ की अदालत की इत्तला मिली मगर वह सिर्फ तड़प कर रह गया था। अब क्या, वह बाहर चला जाता है तो उसको खबर पहले के वक्त में, जो ये पहले का वक्त की कहानी है, पहले वक्त में जब ख़त वगैरह आया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है तो वो इतना काम में मशगूल था कि हफ्तों तक जो है उस चीज़ का जवाब वगैरह भी नहीं दे पाया था। ठीक है, यानी अपने काम में इतना बिजी था। ठीक है, तो इसका उससे बाद में एहसास भी हुआ। ठीक है,
अच्छे से रो भी नहीं सका, और माँ उसकी जो बीमार थी, आपको मालूम है जब गया तो वो आप बता रहा है ना। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुजार चुकने के बाद अचानक वहाँ की सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत के बादल मंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह समा रहा है। उनमें से बिस्तर बगैर कुछ सोचे समझे जादेराह की जख्ते सफ़र बांधे पर मजबूर हो गए हैं। वह भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है और अपने घर की दहलीज पर देर से खड़ा बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है कि काश जो मेरा पुराना वक्त है वो वापस आ जाए। तो ऐसा होता है, नहीं हो सकता है ना, वापस तो चला जाता है, वो वक्त कभी नहीं आता है। तो अब काश वो महसूस कर रहा है इस तरीके से। जैसे ये घर अब उसका अपना घर नहीं रहा, अब देखिए आ चुका है और अपने घर की दहलीज पर देर से खड़े बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे लग रहा है जैसे ये घर अब उसका अपना घर नहीं रहा। यानी अपने घर जाता है तो वो पहले वाला वक्त खोज रहा है, तो पहले वाला वक्त वापस आ सकता है, नहीं ना आ सकता गुजर जाने के बाद। दरो दीवार की साखत तो वही है, आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही है। आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ उसके घर के पास था, मगर उसके कदमों को नीचे की ज़मीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप घबराकर उसने निगाहें और ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। छत वगैरह जो था इस तरीके से झोपड़पट्टी वगैरह होगा उस समय, तो गायब थे, टूट टट गया होगा क्योंकि वो तो चला गया था। तो सारा का सारा अजीब सा लगने लगा था उसको। जाता है, यानी कि इस कहानी में हमने पढ़ा यही सब चीज़, इस तरीके से हमने ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस कहानी में एक अजनबी शख्स जो होता है वो क्या होता है, पैसे की लालच में अपने घर को छोड़कर चला जाता है। अपने दोस्त के बहकावे पे कि तुमने इसीलिए पढ़ाई किया है, लिखाई किया कि यहीं पे काम करो घर पे, तो वो दोस्त के बहकावे पे चला जाता है बाहर की दुनिया में। कमाता तो खूब है, लेकिन जब कमाने के बाद यहाँ आता है तो उसे अजीब लगते हैं लोग, वहीं के उसे नहीं पहचान पाते हैं, और जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बदल चुकी है। और वहाँ के जो अपने लोग उसे नहीं पहचान पाते। उसकी मम्मी जो है अपनी बूढ़ी हो चुकी है, बीमार रहती है, वो भी पहचानने में उसको तकलीफ़ करती है। तो उसे जो है अपना एकदम अजीब लगने लगता है कि अपने लोग भी नहीं मुझे पहचानते हैं। इस तरीके से जितने भी अपना रिश्तेदार वगैरह सारे को वो खो चुके थे, इसलिए वो अजनबी सा उसे फील हो रहा था। और उसका जो दोस्त था असद उसका दोस्त था, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने जो आपको बताया इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है। देखिए मैंने बताया ना, जो चैप्टर में होता है ना, ये कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन जैसे कहानी मैंने आपको बता दिया कि अरशद एक अजनबी इंसान है। अजनबी इंसान जो है अपने पैसे कमाने के चक्कर में अपने घर द्वार को छोड़कर चला जाता है। अपने बूढ़े माँ और बाप को, उसका तबीयत भी ख़राब रहता है और चला जाता है उसको छोड़कर। कोई चीज़ का जिक्र भी मतलब कोई चीज़ का उसको परेशानी भी नहीं लग रहा है, गम भी नहीं था, छोड़ कर चला जाता है। और एयरपोर्ट पर जाता है, उसका जहाज़ उड़ता है तो उसे लगता है कि हम पूरे दुनिया में, अजीब दुनिया में आ चुके हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। इस तरीके से ऐसा फील हो रहा है उसे, ठीक है। तो यही होता है, जब आता है वापस तो उसे अपने जो लोग होते हैं वो भी नहीं पहचान पाते हैं। अजीब सा उसे फील होता है, लगता है उसे कि यार मुझे तो अपने लोग ही नहीं पहचान पा रहे हैं ना, और सोचता है कि मेरा फिर जो पुराना वक्त गुजर चुका है वो वापस आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये कहानी थी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, वरना बहुत लोग कहते हैं बोर हुआ। तो मैंने पढ़ा यहाँ पे थोड़ा मुझे भी बोर फील हुआ, लेकिन काफ़ी मस्त क्लास थी, ठीक है। अगर अगले बार से जो है ना और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यानी कि कहानी के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आ गया। और ये जो मैंने बताया ना, यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद जो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगा, ठीक है, टेस्ट लूंगा, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसका मैं टेस्ट लूंगा उर्दू का, ठीक है। आप लोग जरूर दीजिएगा। उसके बाद इसी चैप्टर के जो है आपका जो भी किताब में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उन सभी का भी आपको बताऊंगा आंसर, ठीक है। और PDF वगैरह आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।